सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, प्रोडक्शन पे इन्होंने काम किया है और साथ ही बाल साहित्य के लिए क्या कहना, कई सारी पुस्तकों को उनकी पुरस्कार मिला है, कई सारे अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है, सम्मानों से उन्हें नवाजा गया है और विशेष तौर पर उन्हें बालक जो नाटक होते हैं, जो बच्चों के लिए जो नाटक होते हैं, बाल साहित्य जो होता है और साथ ही बच्चों के लिए जो भी नाटक बनाए जाते हैं उसकी स्क्रिप्टिंग यानी कि उसके लेखन पर विशेष तौर पर उन्हें आमंत्रित किया जाता है। तो हमें बिना देरी करे मैं चाहूंगी उनसे हम रूबरू हों और उनसे ढेर सारी बातें करें, क्योंकि हमारे बीच आज एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके बारे में हम उनसे खुद जानते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है उनके बारे में जानने के लिए। चलिए स्वागत करते हैं, हमारे बीच मौजूद है हमारे आज की खास मेहमान श्रीमती प्रीति प्रवीण खरे जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम सबसे पहले तो बहुत समय के बाद आप दूरदर्शन आए हैं और यहाँ से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आप शुरुआती दौर के उस वक्त के लोग हैं जिनकी पहचान कही जाती है, माना जाता है। कैसा दौर था मैम और कैसे शुरुआत हुई थी आपकी दूरदर्शन से? दूरदर्शन की जैसे कि शुरुआत हुई, मैं आई प्रोग्राम के लिए, मुझे बुलाया गया था और ऑडिशन तो हुआ नहीं, शेड्यूल मिल गया कि भाई 2 दिन बाद आपकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो आई वॉज शॉक्ड कि भाई ऑडिशन तो ले लीजिए। तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमने मिल लिया आपसे और आपका 2 दिन बाद आपकी रिकॉर्डिंग होगी। और उसके बाद 2 दिन बाद लोकगीतों की रिकॉर्डिंग की कंपेयरिंग की। इस तरह से कार्यक्रमों का सिलसिला दूरदर्शन में चालू हो गया। मैम अगर आपकी पृष्ठभूमि की मैं बात करूं तो आपके पिताजी थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, मजे हुए कलाकारों में उनका नाम शुमार है। आपकी माताजी हाउसवाइफ हैं अगर मैं गलत नहीं, मेरी माताजी शिक्षिका है और साथ ही वो शिक्षिका भी रही हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिला। आपने शुरुआत युगवाणी से की थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर, और उसके बाद फिर युगवाणी में जब आपको सुना गया था तो फिर आपकी जो जर्नी है वो दूरदर्शन की तरफ मुड़ी थी। लेकिन मैम 91 में जब दूरदर्शन की स्थापना हुई थी, आज हम बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। यहाँ पर जब मध्य प्रदेश में सेंटर को खोला गया था तब हम किस तरह से और उस वक्त और आज में कितना अंतर आप देखते हैं, क्योंकि उस वक्त आप उद्घोषिका थी यहाँ पे उस समय में और अब में, और उस समय में थोड़ा चेंज तो है, बदलाव होते रहते हैं और प्रकृति का नियम भी है बदलाव। तो कुछ नई चीजें आती हैं, नई तकनीक आती है तो बदलाव तो होते रहते हैं। उस समय शुरुआती दौर में जैसे कि हम लोगों को अनाउंसमेंट, जब ट्रांसमिशन ड्यूटी हुआ करती थी तो अनाउंसमेंट के लिए हम लोगों को लाइव में याद करके बोलना पड़ता था। तब बहुत शुरुआती दौर में प्रॉम्प्टर प्रोवाइड मतलब नहीं था, हमारे पास फैसिलिटीज उतनी नहीं थी तब, तो प्रॉम्प्टर नहीं हुआ करते थे। तब हमें याद करके अनाउंसमेंट देनी पड़ती थी, उद्घोषणा देनी पड़ती थी, कार्यक्रमों की रूपरेखा बतानी पड़ती थी। तो एक अच्छा दौर था और कहते हैं स्मृतियां भी हमारी अच्छी हो जाती थी कि भाई याद करके बोलना है। तो धीरे धीरे समय बदला, फिर हमें प्रॉम्प्टर भी मिलने लगे। कभी कभी नहीं मिलते थे तो उस जद्दोजहद में भी निपटना पड़ता हो था, लेकिन वो भी एक अपना मजा है, उन सब चीजों का भी एक मजा है। तो शुरुआती दौर में वाकई ऐसा लगता था कि कुछ नया है, कुछ नई चीज करना है, तो अपनी क्यूरियोसिटी भी होती थी और तैयारियां भी बहुत ज्यादा की जाती थी कि ऐसा लगता था कि जरा भी गलती ना हो जाए। तो उस तरह से बहुत तैयार रहते थे, चुस्त दुरुस्त रहते थे। और अब तो बहुत सारी प्रचार प्रसार के माध्यम हो गए हैं तो लोग आसानी से उन चीजों को आत्मसात कर लेते हैं और जुड़ भी रहे हैं। तो उस दौर में और आज के दौर में वाकई थोड़ा परिवर्तन। अगर आप चाहें तो क्या हमें थोड़ा सा अनाउंसमेंट बता सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों के प्रोग्राम्स भी किए थे उसके बाद में। तो हाँ, मैंने बच्चों के प्रोग्राम किए। बच्चों का एक प्रोग्राम उस समय आया करता था उजास, तो उस नाम से मैं प्रोग्राम करती थी और उस कार्यक्रम में बच्चे आमंत्रित होते थे स्टूडियो में और उनके बीच में बच्चों से पूछा जाता कि भाई आज के इस कार्यक्रम में बच्चे क्या सुनना चाहेंगे दीदी से। तो कुछ बच्चे कहते थे मुझे कविता सुनना है, मुझे कहानी सुनना है। तो इस तरह से बच्चों के लिए कुछ रचा जाता था, कविता कहानी, और उनको बांध के उनको उस समय छोटी छोटी सी जो उनकी शिक्षा देने की बातें की जाती थी, नैतिक मूल्यों की जानकारी दी जाती थी और आसपास के परिवेश से जोड़ा जाता था, संबंधों से, रिश्तों से, संवेदनाओं से जोड़ा जाता था। और एक अच्छा दौर था, बहुत अच्छा लगता था बच्चों के साथ कार्यक्रम करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ कार्यक्रम करके हम भी अपने आप को बहुत अपग्रेड करते हैं, हम भी सीखते हैं उनसे। तो सीखने सिखाने का एक सिलसिला भी होता था और बच्चे, जैसा कि बच्चों को देखे कौन नहीं होता है, हर व्यक्ति बच्चों को देख के मोहित हो जाते हैं। तो मुझे बच्चों के साथ कार्यक्रम करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैम जब आपने बाल साहित्य लिखना शुरू किया था तो क्या यहीं से आपका रुझान शुरू हो गया था?
बिल्कुल, जब मैं बच्चों के लिए उजास कार्यक्रम कर रही थी, तो उस समय मैं बच्चों के लिए काफ़ी कुछ लिखती थी। मैं नाटक लिखती थी, कविता लिखती थी, कहानी लिखती थी, छोटे-छोटे संदेशपरक चीज़ें लिखती थी। तो इस तरह से मैं बाल साहित्य की प्रति आकर्षित हुई और मेरा रुझान बढ़ा, तो मैं बाल साहित्य की ओर उन्मुख हुई और बाल साहित्य लिखने लगी। क्या बात है। मैम आपको बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया है। अगर अभी की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो साहित्य का अलंकरण पुरस्कार है उस पुरस्कार से आपको नवाजा गया है और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो उनके बारे में बताएं, जब ये दौर शुरू हुआ था, जब सम्मानों की जो सिलसिला है आपका शुरू हुआ था। यकीनन मान सम्मान और प्रतिष्ठा जब मिलती है तो आप खुश होते हैं और एक प्रेरणा भी मिलती है आपको, और कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सबके द्वारा स्वीकारा जा रहा है, तो जाहिर है एक खुशी होती ही है। और सम्मान काफ़ी सारे संस्थाओं द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के बाहर से, ऑल ओवर इंडिया से मुझे कार्यक्रमों के लिए, लेखन के लिए सम्मान प्राप्त हुए। हाल ही में मुझे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का ज़हूर बख्श बाल साहित्य पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अपने आप में संबल है, जो कहीं ना कहीं मुझे ये बताता है कि मैं बच्चों के लिए जो लिख रही हूँ वाकई वो बच्चों तक जा रहा है और बच्चे उससे कुछ लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की और गर्व की बात है। वाकई इसके अलावा आपका एक बहुत अच्छा वाकया मुझे याद है, जब मैं आपसे बात कर रही थी 2013 में राष्ट्रपति भवन से आपको आमंत्रित किया गया था विशेष तौर से। मैं नहीं वो बात बताऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि उस बात को आप यहाँ पर बताएं कि राष्ट्रपति भवन से आपको आमंत्रित किया गया था। स्मिता, वो वाकया ऐसा था, सन 2013 की बात थी। 2013 14 नवंबर। जी, ये वही तस्वीर है मुझे। जी बिल्कुल, और आप इसमें देख सकते हैं कि इस डेलीगेशन में मैं अकेली एक महिला के रूप में उनके बीच में खड़ी हूँ। जो लोगों का डेलीगेशन जो बना था उनकी तरफ से ही आमंत्रण आता है, और उस डेलीगेशन में एक मेरा ही नाम महिला के रूप में मैं उस ग्रुप में शामिल थी। ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित क्षण था, और वहाँ मैंने अपनी एक पुस्तक भी राष्ट्रपति जी को भेंट की थी, ये भारत रत्न। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार लम्हा रहा वो। बाकी एक और पुरस्कार की श्रेणी ये आपके साथ में रही थी। बाकी बहुत ज्यादा इस पुरस्कार को मतलब उस पल को जीने के लिए बहुत लोग आतुर होते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि लोग जी पाते हैं। लेकिन आप उनमें से एक हैं जिन्हें खुद राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण आया था और आप वहां पर गए थे। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नाटकों की, क्योंकि आप जब कार्यक्रम कर रही थी तभी से आपको रुचि आ गई थी लिखने की, और ऐसा नहीं कि लिखने का शौक आपको नहीं था। लिखने का शौक आपको बहुत पहले से था, आपने थिएटर भी बहुत समय तक किया था, लेकिन लेखन में आपकी रुचि इस तरह से आगे बढ़ती गई कि सिर्फ आप बाल साहित्य की तरफ आकर्षित हुई। कोई खास वजह मैम? लेखन में रुचि तो मेरी, जैसा कि मैं युवाणी कर रही थी, फिर बच्चों के कार्यक्रम कर रही थी, तो उससे होती रही। लेकिन जहाँ तक नाटकों की बात है, मैं नाटक की पृष्ठभूमि से आती हूँ। दरअसल मेरे पिता वरिष्ठ रंगकर्मी रहे हैं, तो वो कुछ चीजें उनकी विरासत में मुझे मिली है। तो मैं अपने पिता को भारत भवन, रविंद्र भवन में नाटक करते जब देखती थी, उसमें प्रभावित भी होती थी, और कहीं ना कहीं एक स्टेज फियर जो था वो हमारे मन से जाता रहा। और जब नाटक में देखती थी तो कहीं ना कहीं मैं जब लेखक बनी तो मुझे नाटक के प्रति लिखने का रुझान ज्यादा पैदा हुआ। मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छे से नाटकों में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ, नाटक लिख पाती हूँ, तो मैं बच्चों के लिए नाटक लिखने लगी। असल में नाटक एक सब साहित्य की विधाओं से थोड़ा सा इतर इसलिए मानी जाती है क्योंकि नाटक में सारी चीजें समाहित होती है। नाटक में कविता भी होती है, गीत भी होता है, सारी चीजें समाहित होती है। तो कहीं ना कहीं नाटक उस तरह से रचा जाता है, और बच्चों के लिए नाटक रचते समय हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नाटक बहुत बड़े नहीं होना चाहिए, उसके बाद संवाद थोड़े छोटे होना चाहिए। उसके अलावा नाटक में हम बहुत सारे प्रॉप्स, ऐसी चीजें ना यूज करें, क्योंकि जब छोटे बच्चों के लिए नाटक किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजों का हम शामिल करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो डायलॉग छोटे होना चाहिए, सरल, सहज और बोधगम्य भाषा होनी चाहिए, शैली बहुत अच्छी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को कुछ बता रहे हैं तो वो उपदेश परक नहीं होना चाहिए, उसमें एक रोचकता पूर्ण बात लगे, और ये लगे कि उनके आसपास की चीजें जो उन्हें बताई जा रही है ये कतई ना लगे कि उन्हें हम उपदेश दे रहे हैं। वाकई मैम आप बहुत सारी कविताएं भी लिखती हैं, तो मैं चाहूंगी एक आपकी पसंदीदा कविता आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगी। मैंने बेटी पे काफी कुछ लिखा है, तो बेटी की कविता मैं आपको सुनाती हूँ कि आगमन से बिटिया ने मन को हर्षित कर डाला, आगमन से बिटिया ने
मन को हर्षित कर डाला, सोने से इस आंगन में रिश्तों की सज गई माला, सोने से इस आंगन में रिश्तों की सज गई माला। किलकारी जब घर में गूंजी, किलकारी जब घर में गूंजी, शहनाई ने स्वर को ढाला, किलकारी जब घर में गूंजी, शहनाई ने स्वर को ढाला। टिम टिम करती आंखों में बस चमके चंदाला, टिम टिम करती आंखों में बस चमके चंदाला। धुंधले से हर सपने को, धुंधले से हर सपने को मिला है रूप निराला, धुंधले से हर सपने को मिला है रूप निराला। बेरंग से इस जीवन को सतरंगी कर डाला, बेरंग से इस जीवन को सतरंगी कर डाला। क्या बात है, वाकई में तभी लगता है कि हाँ, आपके लिए जो इतना प्रेम है पाठकों का वो क्यों है, इस बात को समझा जरूर है, समझने की कोशिश और ज्यादा करते हैं। थोड़ा सा और आते हैं हम दूरदर्शन की तरफ, इसके बाद हम आगे जाएंगे क्योंकि आपकी जो जीवन है उसमें इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कि मुझे लगता है कि शायद समय कम पड़ जाएगा। लेकिन ना, दूरदर्शन से जब आप जुड़े थे तब आपने दूरदर्शन में कोशिका का भी काम किया, आपने एंकरिंग भी यहाँ पर की है, उसके बाद में आपने प्रोडक्शन में भी आपने अपनी महारत हासिल की थी। इसके अलावा आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई थी, उनके बारे में आप कुछ बताएं जो दूरदर्शन के लिए आपने बनाई। दूरदर्शन में एक प्रोजेक्ट निकला था, उसमें शॉर्ट फिल्में बनानी थी, शिक्षाप्रद शॉर्ट फिल्में। तो मैंने दूरदर्शन के लिए शिक्षाप्रद शॉर्ट फिल्में बनाई, उसमें शराब एक अभिशाप बनाया, उसके अलावा सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ उस पर बनाया, और एड्स का बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उसके प्रचार प्रसार के लिए मैंने एक शॉर्ट फिल्म उस पर भी बनाई। तो ये शिक्षाप्रद कुछ छोटी फिल्में जो हैं वो मैंने बनाई थी। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी मैंने वो किया, स्क्रिप्टिंग भी की, वॉइस ओवर की भी किया, उसका लेखन भी किया। तो इस तरह से ये सिलसिला भी एक चलता रहा और चलता आ रहा है। क्या बात है। मतलब साहित्य की तरफ जब आपका रुझान हुआ था तो आप सबसे ज्यादा किस साहित्य को पढ़ते थे, या मैं पूछूं कि कौन से साहित्यकार आपके सबसे ज्यादा पसंदीदा रहे हैं? मैं वैसे तो नाटकों को पढ़ने में रुचि लेती थी, और उसके अलावा जैसे मैं महादेवी वर्मा को पढ़ना पसंद करती थी, निराला को पढ़ा मैंने, और सभी जितना पढ़ती जाती थी तो मुझे लगता था कि कुछ और नया मुझे मिलता जा रहा है, तो मेरे अंदर की उत्सुकता और जागृत होती थी, तो मैं और किताबें लाके पढ़ना शुरू करती थी। और कहीं ना कहीं वो पढ़ते पढ़ते वो जहन में जो उनकी रचनाएं बसती थी तो मेरा शब्दकोश भी बढ़ता गया, भावावी व्यक्ति की जो कहते हैं भाव जो है आपके प्रस्फुटित होने लगते हैं, और आपको लेखन की तरफ तो रुझान था ही, कहीं ना कहीं एक नई दिशा भी मिलती है, दृष्टिकोण भी उपजता है, तो उससे एक लेखन में आपको एक नई दृष्टि भी मिलती है, और उस तरह से मैं नए विषयों को भी संजोती गई। तो आज जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में भी लिखना मेरे लेखन में शामिल है। उसके अलावा मैं शोधपरक आलेख लिखने की भी बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा शोध से बहुत गहरा नाता रहा है। जैसे कि मैंने पीएचडी किया है तो मैं शोधपरक आलेख भी काफी लिखती हूँ, तो वो भी चलता रहता है, उसमें मजा भी आता है क्योंकि आपको शोध करना पड़ता है, नई चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें आपको भी जानने का सुअवसर मिलता है। तो इस तरह से ये भी एक सिलसिला चलता रहता है। तो आपने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, बहुत सारी आपकी किताबें आई हैं, उनके बारे में बताएं, आप किस तरह का आपका लेखन इसमें रहा है खास तौर से, क्योंकि बाल साहित्य तो आपका रहा है, लेकिन आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उन्हें भी पाठक बहुत पसंद करते हैं। इसमें तो मेरी सबसे पहली पुस्तक आई थी खेल खेल में, वो एक बच्चों की कविताओं का संग्रह है। उसके अलावा फिर मेरी पुस्तक, फिर बच्चों की एक पुस्तक आई मेरी, वो भी बाल कविताओं का संग्रह है, चश्मा दीदी का, बच्चों की नजर, इस तरह से एक किताबें आती गई। इसके अलावा फिर मैंने एक पुस्तक लिखी जो सूचनात्मक साहित्य पर आधारित है, ये भारत रत्न, वो मेरी बेस्ट सेलर पुस्तक बनी है, और उसे इलाहाबाद के प्रकाशक जो है साहित्य भंडार, उन्होंने प्रकाशित किया है। और उस पुस्तक में भारत रत्न जो हमारे देश का सर्वोच्च अलंकरण है जी, जो हमारे देश का सबसे बड़ा अलंकरण है, वो क्यों दिया जाता है, उसको देने के लिए किस व्यक्ति में कितनी योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी वो पुस्तक लिखी गई है।
तो उस पुस्तक को काफी सराहना मिली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जब राष्ट्रपति भवन गई थी तो मैंने राष्ट्रपति जी को भी वो पुस्तक भेंट की थी, तो उन्होंने भी मुझे काफी सराहा था। क्या बात उसके है। अलावा और भी पुस्तकें आई, मेरी नाटकों का संग्रह आया। उसके अलावा मध्य प्रदेश के दर्शनीय स्थल मैंने बच्चों के लिए लिखे। फिर उसके बाद मैं हाल ही में मेरी एक पुस्तक अभी आई है, सुने गुने बापू को। जैसा कि हम बापू का 150वां बापू का जी। 150वां जो जयंती हम मना रहे हैं, वर्ष मना रहे हैं, उसी में मुझे लगा कि मैंने बच्चों के लिए काफी लिखा है और गांधी जी पर भी मैं काफी लिख रही हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम गांधी जी के सिद्धांतों को बच्चों के लिए सरल सहज बनाकर नाटकों के माध्यम से उनके जीवन में दे, ताकि वो प्रेरित हों और उनसे लाभान्वित होकर अपना एक पथ प्रदर्शित करें, एक नई दिशा, एक नई सोच की तरफ बढ़े। तो उस हेतु मैंने एक पुस्तक लिखी है, सुने गुने बापू को। ये भी नाटकों का संग्रह है मेरा। उसके अलावा तार सप्तक के कवि त्रिलोचन शास्त्री जी हैं, उनके ऊपर मेरी एक विवेचनात्मक पूरी पुस्तक है, ये प्रौढ़ साहित्य है, उसमें भी आई है। तो ऐसे पुस्तकों की रचना होती गई। पाठक जो है वो प्रोत्साहित करते हैं, आप जैसे जो शुभचिंतक है वो प्रोत्साहित करते हैं, तो लेखन चलता रहता है। मैम, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने समीक्षा भी बहुत की है, आपके पास समीक्षाएं भी बहुत आती हैं, उसके बारे में बताएं। आपने बहुत सारी मैगजीन्स के लिए, बहुत सारी कहानियों के लिए समीक्षा के तौर पर, समीक्षक के तौर पर भी आपको जाना जाता है। एक्चुअली समीक्षा पुस्तकें मेरे पास आती हैं समीक्षा के लिए, तो अलग अलग विधाओं की पुस्तकें आती हैं, तो उसको पढ़ने का भी एक बड़ा सुखद एहसास होता है। क्योंकि जब हम अपनी पढ़ते हैं, दूसरे राइटरों की पढ़ते हैं, तो एक दूसरी दृष्टि भी मिलती है। अपना दृष्टिकोण जब दूसरे के दृष्टिकोण में शामिल होता है तो एक नई चीज उभर कर सामने आती है। तो वो समीक्षा जब करते हैं तो उसमें कई बार कविता की मिलती है, कई बार नाटक की किताब मिलती है। इसी सिलसिले में मेरे पास एक पुस्तक आई थी देवेंद्र राजंकुर जी की, जो NSD जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के निदेशक रहे हैं और जो कहानियों का रंगमंच करते हैं। तो उनकी जो नाटक की एक पुस्तक आई थी, तो यहाँ मध्य प्रदेश की साहित्य अकेडमी में आई। तो वहां पे ये सोचा गया कि भाई अब ये पुस्तक दी किसे जाए समीक्षा करने के लिए, क्योंकि समीक्षा के लिए उसी को दी जा सकती है जो नाटक, जिनको नाटक भी पता हो, जो नाटक लिख भी रहे हैं, तभी वो उस पुस्तक की समीक्षा भी कर पाएंगे। तो वो पुस्तक मेरे पास आई, उसकी समीक्षा करते हुए मैंने नाटक के बहुत सारे पहलुओं को देखा। जैसे कि हम नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया, पंचम उसमें रखते हैं हम। तो उसमें जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने बहुत, जो नाट्य शास्त्र हैं उनको बहुत सहजता से आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं जो नाट्य विधा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे से उन्होंने पुस्तक लिखी। उसकी समीक्षा करना मेरे लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी और चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम भी था कि मैं किस तरह से चुनौतीपूर्ण इस कार्य को संपन्न कर पाऊंगी। लेकिन माँ सरस्वती की कृपा से वो कार्य संपन्न हुआ और ये एक मेरी उपलब्धि रही। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग में भी आपको चेयरपर्सन के पद पर मनोनीत किया गया था। वहाँ की गतिविधियां आपकी कैसी रही थी और वहाँ की जो जर्नी थी वो कैसे आपकी शुरू हुई थी? महिला बाल विकास में मैं चेयरपर्सन रही थी एज ए सोशल वर्कर जी। तो उसमें हमारे आसपास जितने भी ऑर्फनेज हैं वो सारे उसके अंडर में आते थे, तो हमें उनका दौरा करना होता था। वहाँ पे देखना पड़ता था कि बच्चों के लिए किस तरह की गतिविधियां की जा रही है, बच्चों को समय पे खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स जो है उसकी चिंता की जा रही है कि नहीं, बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है, अगर बच्चे कहीं से आ रहे हैं वहां पर तो उनको कोई समस्या तो नहीं है, और अगर बच्चों को कोई दिक्कतें हैं तो उनके लिए हम लोग जाके वहां पे बोला जाता था और हम लोग वहां पे अपनी बात रखते थे। उनको कहते हैं कि उनके ऊपर एक नजर रखते थे, उनके ऊपर एक कंट्रोल रखते थे, बताते थे कि नहीं भाई बच्चों के लिए इस तरह से आप काम नहीं कर सकते, बच्चों को जो बेसिक नीड्स जो प्रोवाइड की जा रही है शासन द्वारा और सबके द्वारा, जो एक समाज के द्वारा जरूरी है, वो सारी चीजें मुहैया होनी चाहिए। उसमें जो बच्चे थोड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, उनकी शादी का भी दौर चल रहा था। इसी बीच का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि बच्ची की शादी का हुआ जी, तो उसको डरा धमका के शादी का कर दिया गया। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बाद में जब हम लोग उससे मिले तब उससे बताया कि मैं पसंद नहीं है मुझे वो परिवार जिससे मेरी शादी की जा रही है, तो हमने तुरंत जाके उसको शादी को रुकवाया। तो इस तरह की चीजें की, तो एक अलग तरह का अनुभव रहा। सामाजिक गतिविधियों के साथ बच्चों से जुड़ना और भी लोगों से जुड़ना, ऑर्फनेज स्कूल के बच्चों से जुड़ना, वो एक अलग तरह का अनुभव रहा। उनके पास जब मिलते थे तो कुछ नहीं, सब हर व्यक्ति प्रेम से जुड़ता है, और जब हम प्रेम से उनसे जुड़ते थे तो सब बात अपनी सहज रूप से कह देते थे, और उनके साथ हमारी जो दृष्टि होती थी वो भी शामिल होती थी। तो कहीं ना कहीं हम उनके जो अहदेदार हैं उनको भी समझाते थे कि बच्चों को प्यार चाहिए, प्यार से रखिए, प्यार ही है इस जीवन में सब कुछ। बाकी मैम एक खूबी और है आपकी कि आप बच्चे और बड़े दोनों के लिए ही लेखन में लिखती हैं,
जी। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है? क्योंकि कई बार हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। जो दर्शक इस वक़्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जी। वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बाल साहित्य लिखा है, आपने बच्चों के लिए नाटक लिखे हैं, लेकिन आप बड़ों के लिए भी लिखते हैं। जी। इन दोनों में अंतर क्या है और किस तरह से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं? देखिए, बच्चों के लिए लिखना और बड़ों के लिए लिखने में बहुत अंतर है। बच्चों के लिए हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे बच्चों के लिए जब हम लिखते हैं तो कोई भी चीज़ पृष्ठभूमि जब हम चुनते हैं तो बच्चों के लिए हमें भाषा शैली का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और उससे भी पहले हमें उस एज ग्रुप का ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए लिख रहे हैं। और बड़ों के लिए लिखते समय हमें पूरा आकाश मिलता है, भाषा भी हमारे पास पूरी है, लेकिन हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते वहां पर, हम विषय भी कोई भी चुन सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए हमें विषय भी चुनते समय ध्यान रखना पड़ता है कि ये विषय अगर हम बच्चों को दे रहे हैं, अगर हम बच्चों को शिक्षा से जुड़ी चीजें दे रहे हैं या सामाजिक चुनौती से जुड़ी कुछ चीजें दे रहे हैं, तो वो चुनौती किस तरह से बच्चों तक पहुंचाई जाए। सबसे टफ मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है बाल साहित्य लिखना। बिल्कुल। और बहुत कम लोग हैं जो बाल साहित्य लिखते हैं। बाल साहित्य अब तो काफी लोग लिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि बड़ा बच्चों के लिए लिखने के लिए दरअसल होता क्या है कि हमें टोटल रिकॉल करना पड़ता है, हमें उस जनरेशन में वापस जाना पड़ता है, हमें उस युग में वापस जाना पड़ता है, यानी कि हमें खुद बच्चा बनना खुद पड़ता है। बच्चा बनना पड़ता है कहीं ना कहीं, तभी हम उनकी मनोवैज्ञानिक चीजों को समझेंगे, उनकी पसंद को समझेंगे, तभी हम उनके साथ न्याय कर पाएंगे। और बड़ों के लिए दरअसल हम जिस एज में हैं उस एज के लोग के लिए लिख रहे, बड़ों के लिए लिख रहे, तो हमारे पास पूरा आकाश खुला है, हम उनके लिए लिख सकते हैं सहजता से। लेकिन बच्चों के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई उनके लिए भाषा सहज सरल होना चाहिए, और बहुत बड़े जैसे नाटक लिख रहे हैं तो बहुत बड़े संवाद नहीं होना चाहिए, और बच्चों में कहीं ना कहीं मनोरंजन के साथ रोचकता लिए होना चाहिए, नीरसता नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज हमें बता रहे हैं उनको तो उसमें रोचकता होना चाहिए, और एक मनोरंजन का पुट देते हुए हमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना है उनको। क्या बात है। और उद्देश्यात्मक ना हो वो। वाकई मैम, अब समय हो गया है विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपकी इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद और बाल साहित्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी कविता बच्चों के लिए आप जरूर सुनाएं। बच्चों की, जैसे मैंने एक बहुत छोटे बच्चे के लिए लिखी थी कि आम नीम इमली का पेड़, आम नीम इमली का पेड़, पेड़ पेड़ है इसे न काटो, आम नीम इमली का पेड़, पेड़ पेड़ है इसे न काटो, इससे सारे सुख दुख बांटो। इस तरह से छोटी कविताओं का एक दौर चला बच्चों के लिए लिखना, क्योंकि इसी सहजता से लिखना पड़ता, पर्यावरण की छोटी सी जानकारी भी दे दी और पेड़ पौधों से प्रेम करना भी सिखा दिया, इस तरह से बच्चों के लिए लिखना पड़ता है। और जैसे कि आपने शुरुआत में बात की कि घर परिवार और रिश्ते नातों में एक प्यार होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए, तो 4 पंक्तियां जरूर कह दूंगी कि जीवन अपना हर्षित होता, प्यार यहीं पर सर्जित होता, जीवन अपना हर्षित होता, प्यार यहीं पर सर्जित होता, संबंधों का ताना बाना मात पिता से अर्जित होता, संबंधों का ताना बाना मात पिता से अर्जित होता, प्यार यहीं पर हर्षित होता, प्यार यहीं पर हर्षित होता। वाकई मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपसे इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां सुनकर, जानकर, समझकर, वाकई में बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा स्मिता, आपसे बातचीत करके पुरानी बहुत सारी यादें ताजा हो गई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।